हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? ओके, यार कल जो हुई थी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो मैं आपको पहले कह रहा था कि हाँ उसके बेसिस पे कुछ क्लैरिटी आएगी, तो अनफॉर्चुनेटली कोई क्लैरिटी नहीं आई। कुछ भी नहीं बताया, मतलब हर चीज पे ये कह दिया कि हाँ जी हो सकता है, कंफर्म कुछ नहीं किया। मतलब पता नहीं क्यों की थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ मतलब बस दिखाने के लिए था कि हाँ जी भी मैं एग्जिस्ट करता हूँ। एब्सोल्युटली कुछ नहीं बताया। वही ना, वो कंफ्यूजन है, वही नेट पे भी अ, कुछ क्लियर नहीं है। जो उसने एग्जैक्टली exactly बोला है वो ये बोला है कि मैं हमने बोला हुआ है एनटीए को, वो देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या करना है। मतलब और कुछ भी नहीं क्लियर किया। तो कोई नहीं, हम तो चलते हैं, जैसे है वैसे ही करी जाता है। तो हम बच्चों चलो बढ़ते हैं आगे, राइट। तो लास्ट टाइम हमने बच्चों यहाँ तक किया था हीट एंड थर्मोमेट्री में। नहीं, कुछ नहीं पता अभी किरण, कि सिलेबस कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, क्या हुआ है। कल ना मतलब ऐसी स्टेटमेंट कुछ थी, अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं, कि उन्होंने कहा था कि अगर सिलेबस सेम रहा तो हम बच्चों को चॉइस देंगे क्वेश्चंस की। मतलब कि ऐसे सोचो कि जैसे मान लो 45 क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे हो सकता है कि उन्हें सिलेबस चेंज करने में प्रॉब्लम आए कि भाई अलग अलग स्टेट बोर्ड्स में अलग अलग पोर्शन कट गया लेट से, तो वो किसका क्या काटें। तो ऐसी ऑप्शन कि भाई 45 है लेकिन आपको अटेम्प्ट, कि आपको 60 क्वेश्चंस दे दिए उन्होंने और आपको उसमें से 45 अटेम्प्ट करने हैं, जैसे चॉइस दे दी। तो आप अपने अपने सिलेबस का मतलब जो भी आपको लगता है सही वो कर लो। अगेन फाइनल नहीं है, मतलब ये एक हिंट दिया था उन्होंने। ओके, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो आता है आफ्टर, मतलब लास्ट क्लास में आपको ख्याल होगा कि हमने सिर्फ समझा था कि हीट क्या होती है, और हमने हीट और टेम्परेचर को डिफाइन कर दिया। और उसके हिसाब से हमने ये डिफरेंट स्केल्स के बीच में रिलेशन लिख दिया। ये बच्चों सबको समझ आ गया? चलो एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। ये लिखो बच्चों,
हाँ बच्चों, हुआ? अभी तक एक आंसर आया सिर्फ मेरे पास। सृष्टि, हरसिमरन, ठीक है। बाकी लोग भी करो भाई, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, आपको दिख ही रहा है। चलो भाई, करो आंसर फटाफट। अरमीन, मुझे बताओ क्या आंसर आया? नहीं अरमीन। ठीक है गुड। लवेश, क्या आंसर है भाई? अमन, ये कौन से स्केल में निकाला भाई? बस क्या करना है बच्चों, देखो। टी पूछा है, इस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 5। इसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 95 - 5। ये हो गया। सेल्सियस में क्या है? 25। उसमें तो हमें पता ही है। क्या बन गया ये? सबको समझ आ गया ये बच्चों? नॉन मेड स्टूडेंट्स, देयर इज आल्सो अ प्रपोजल कि टेस्ट को 4 टाइम्स कर दें आपके। मतलब समथिंग लाइक कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में हर महीने पॉसिबिलिटी है टेस्ट की। अगेन प्रपोजल, नॉट फाइनलाइज्ड, कि आप जब मर्जी दे सकते हो। ओके, नेक्स्ट पार्ट है बच्चों थर्मल एक्सपेंशन। तो बच्चों, जब बॉडी को हीट एनर्जी मिलती है, हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो उस केस में जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पेसिंग होती है, वो बढ़ जाती है। तो इन अदर वर्ड्स, जो बॉडी है वो एक्सपैंड कर जाती है। तो a body expands on increasing temperature। और इसका रीजन क्या हुआ?
ड्यू टू increase in average spacing between molecules. ठीक है जी। तो मुझे इसके कोई एग्जांपल्स दो जहाँ पे ये समझ आता है कि बॉडी एक्सपैंड कर जाती है हीट करने पे। बच्चों एक आप मतलब हो सकता है आपने यूट्यूब वगैरह पे देखा हो कि जैसे एक रिंग है वो पहले बॉल के थ्रू पास नहीं कर रही। अब उस रिंग को हीट कर दिया तो वो उस बॉल के थ्रू पास कर जाएगी, ऐसा कुछ। बिल्कुल सेम चीज ऐसे बच्चों, ये एक एक्सपेरिमेंट बहुत कॉमन है कि ऐसे एक बॉटल है, इसके ऊपर एग रख दिया, राइट। तो अगर आप इस बॉटल को हीट करोगे तो जो एग है वो अंदर गिर जाएगा। ठीक है। आ, ये तो चलो फिर भी एक्सपेरिमेंट्स हो गए। अगर हम प्रैक्टिकल बात करें, प्रैक्टिकल में बच्चों आपने देखा होगा कि बहुत बार हमारे घरों में ऐसा होता है कि जो डोर्स होते हैं वो सीजन चेंज के साथ कई डोर्स फंसने शुरू कर देते हैं, प्रॉपरली लॉक नहीं होते या खुलते नहीं है। ठीक है। आपने देखा होगा बहुत बार रोड्स पे क्रैक्स आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनमें ट्रैक्स में बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग दी जाती है। वो इसलिए होता है कि अगर ट्रैक एक्सपैंड करे तो उसको थोड़ी जगह मिल जाए। ऐसे ही ये केबल वायर्स में होता है कि वायर्स थोड़ा सा लटक जाती हैं सीजन गर्मी के सीजन में। ऐसे ही बच्चों आपने जैसे देखा होगा कि जब भी हम फ्लाईओवर पे जाते हैं किसी पे भी, तो जैसे अगर आप मान लो अपना 22 ये जो बस स्टैंड वाला फ्लाईओवर है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम जा रहे हैं तो वो हर थोड़ी देर बाद वो एक रबर का पैड सा आता है रोड पे। मतलब वो रोड पूरी की पूरी कंक्रीट नहीं है, बीच में हर थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ अलग चीज है, रबड़ सी टाइप्स। तो वो इसीलिए होती है कि जैसे बाकी रोड अगर एक्सपैंड करे तो रबड़ को कंप्रेस कर देगी, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए। ठीक है। तो देयर आर वेरियस सच केसेस जो हमें बताते हैं कि एक्सपेंशन होती है। तो अब बच्चों हम एक्सपेंशन को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे बच्चों ये मान लो कोई भी आर्बिट्ररी बॉडी है, ठीक है। मैं इस बॉडी के ऊपर 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ 1 एंड 2, जिनके बीच में सेपरेशन L है। हम इसी बॉडी की सरफेस के ऊपर कोई थोड़ा सा एरिया ले लेते हैं
दैट इज उसको ए कह देते हैं, ठीक है। और एनीवेयर एल्स कुछ वॉल्यूम ले लो वी। बच्चों एक बात को बहुत ध्यान से समझना, देखने में एरिया और वॉल्यूम फिगर में फर्क नहीं लग रहा, बट ए क्या है, एक मतलब सरफेस पे है, तो ए इज एरिया एंड वी पूरा उसका पार्ट है, तो वी इज वॉल्यूम। तो आप डिफरेंस समझते हो ना बिटवीन एरिया एंड वॉल्यूम। तो मतलब व्हाट वी आर ट्राइंग टू गेट टू इज कि भाई जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस कारण से कोई भी दो पॉइंट्स में सेपरेशन भी ज्यादा हो जाएगी। अगर हम कोई एरिया लेंगे, एरिया भी बड़ा हो जाएगा। अगर हम कोई वॉल्यूम लेंगे तो वॉल्यूम भी बड़ा हो जाएगा। तो ये कैसे दिया जाता है बच्चों, देखो इस केस में हम कहते हैं कि जो बच्चों थर्मल स्ट्रेन है, ठीक है, वो तीन टाइप का बच्चों होता है। पहला तो लेंथ को कंपेयर करता है, डेल्टा एल बाय एल, दैट इज गिवन बाय अल्फा डेल्टा टी। एरिया के चेंज को निकालने के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है डेल्टा, ये तीनों को ही बच्चों थर्मल स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। और तीसरा है वॉल्यूम वाला, उसका बन जाएगा डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। तो ये तीन बच्चों कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि लेंथ में कितना चेंज आएगा, एरिया में कितना आएगा, और वॉल्यूम में कितना आएगा। तो अल्फा को हम कहते हैं एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, और गामा को हम कहते हैं एज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये बच्चों तीन कांस्टेंट्स होते हैं जो कि हर मटेरियल की प्रॉपर्टी होते हैं। तो इनके बेसिस पर हम बता सकते हैं कि कितना कितना चेंज आया। तो बच्चों ये ध्यान रखना, डेल्टा एल मतलब ये क्या है, चेंजेस हैं। तो अगर आपको फाइनल लेंथ निकालनी है तो क्या हो जाएगा, मतलब बस आप क्या दूसरी साइड ले जाओगे फॉर्मूला को। तो उसको बस हम फिर ऐसे लिख देते हैं कि L2 माइनस L1 बाय L1 इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो ये क्या बन गया, रीअरेंज L2 इज इक्वल टू L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी।
ठीक है बच्चों, तो ऊपर वाली जो फॉर्म है, वो फॉर्म है चेंज निकालने के लिए, नीचे वाली जो फॉर्म है, फॉर्मूला वही है, ये है फाइनल लेंथ निकालने के लिए। तो वैसे तो बच्चों ये जो अल्फा, बीटा, गामा होते हैं, ये खुद टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं। ठीक है, बट हम उन्हें कांस्टेंट मान के चलते हैं। मतलब आपके क्वेश्चन में आपको सिर्फ अल्फा, बीटा दिया होगा, तो आप उसको कांस्टेंट ही मान लोगे बस। अगर कांस्टेंट नहीं है ये, तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो हम किस तरह करेंगे? तो हम उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं। फिर हम उसको लिखेंगे ऐसे, dl/l इज इक्वल टू अल्फा dt, और फिर इसको इंटीग्रेट करके निकालते हैं। हाँ सृष्टि, डेल्टा एल बाय एल तो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होगा, जितना टेम्परेचर चेंज होगा उसके हिसाब से ये क्वांटिटी चेंज होती रहेगी। यस। नहीं, अगर आपको कैलकुलेट पूछा है चेंज इन लेंथ, तो सिर्फ डेल्टा एल निकालोगे, डेल्टा एल बाय एल नहीं, सिर्फ डेल्टा एल। चेंज तो सिर्फ डेल्टा एल हुआ। तो बच्चों मतलब सिंपल क्या होगा कि आपको अल्फा दिया होगा, टेम्परेचर दिया होगा, तो उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो कि लेंथ में कितना चेंज होगा। तो अगर बच्चों आइसोट्रोपिक मटेरियल्स होते हैं, आइसोट्रोपिक केमिस्ट्री की टर्म है, तो उनकी मतलब हर तरफ को एक्सपेंशन यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, तो बच्चों ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या समझना है कि अगर एक मटेरियल एक्सपैंड करता है, तो वो हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा हो गया, हर तरफ वो बराबर एक्सपैंड करता है मटेरियल। अच्छा, देखो बच्चों, एक बार इसको क्लियर कर लो। डेल्टा एल को चेंज कहते हैं, अगर कहीं पे भी पूछा है। मेरे पास क्वेश्चन आया कि फिर डेल्टा एल बाय एल को क्या कहते हैं? डेल्टा एल बाय एल को कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज।
और कई बार आपको परसेंटेज चेंज भी पूछ लेते हैं। तो परसेंटेज चेंज होता है डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, सो आई रिपीट, मैंने अभी क्या बोला था आपको कि अगर कोई मटेरियल आइसोट्रोपिक है, तो जो उसकी एक्सपेंशन होगी वो हर तरफ को सेम होएगी। तो कोई भी एक मटेरियल हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सपैंड करता है। ठीक है? तो अगर हम इसका एक एग्जांपल लें, ये बच्चों एक शीट है। इसमें हमने ऐसे 2 सर्कुलर होल्स किए हुए हैं। आप देख सकते हो कि एक होल बड़ा है, एक होल छोटा है। मैं इस पे पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक है जी? तो बच्चों आपको ये बताना है कि ये जो लेंथ्स हैं ए, बी, सी, सी, डी, डी, ई और ई, एफ, इनमें से कौन सी लेंथ्स बड़ी हो रही हैं और कौन सी लेंथ्स छोटी हो रही है? हमने टेम्परेचर बढ़ाया। ये एक शीट है, ठीक है? तो शीट है, उसके अंदर होल्स हैं। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी लेंथ्स बड़ी होंगी, कौन सी लेंथ्स छोटी होंगी। ध्यान से सोच के बताओ। मुझे सबका आंसर चाहिए, चाहे सही चाहे गलत, मैं तभी आगे बढ़ूंगा। सृष्टि पांडे, गुरकनवल, वेरी गुड। ठीक है। हरसिमरन, राजश्री, थोड़ा और सोचो। बाकी बच्चों भी मुझे आंसर सबका चाहिए। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक शीट है। शीट के अंदर 2 होल्स किए हुए हैं हमने। ठीक है? एक बड़ा होल है, एक छोटा होल है, और हमने इस शीट का टेम्परेचर बढ़ाया। तो हमें ये बताना है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे ये जो लेंथ्स मैंने लिखी हुई हैं, इनमें से कौन सी लेंथ कम होएगी, कौन सी लेंथ ज्यादा होएगी।
गुनीत मतलब जो आपने लिखा है उसको फर्दर मतलब हमें तो आंसर इस टर्म्स में चाहिए कि लेंथ बड़ी होगी छोटी होगी। परविंदर ठीक है, गुड। लवेश कौन सी लेंथ इंक्रीज करेगी, मतलब इंडिविजुअली बताना है इन सारी लेंथ्स में कि कौन सी बढ़ेगी कौन सी कम होएगी। तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन ना ये ऑनलाइन क्लासेस में समझाना सबसे इजी है। अच्छा, सारे सभी अपने स्क्रीन को देखो बहुत ध्यान से टुवर्ड्स द फिगर। भाई जो मैंने ऊपर वाला पॉइंट लिखा है कि एक्सपेंशन इज यूनिफॉर्म, इसका मतलब क्या है? हर तरफ से यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, राइट? तो अगर हम इसको हीट करेंगे तो देखो क्या होगा बच्चों, प्लीज लुक एट द स्क्रीन केयरफुली। अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये हो जाएगा। क्या सबको समझ आया? शुड आई रिपीट? पहले ऐसे है, हीट करेंगे तो ये शीट अब थोड़ी बड़ी होके इस तरह हो जाएगी। हाँ भाई बच्चों, बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? सर एक बार रिपीट कर दोगे ज़रा, मतलब मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था ज़रा, आवाज़ नहीं आ रही थी थोड़ी, मेरी मेरी तरफ नेट की प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी। तो मतलब ये देखो क्या हो जाएगा बेसिकली, एक्सपेंशन इज लाइक कि ये ऐसे जूम होगी, जैसे फोटो जूम होने पे जो इफेक्ट होता है वही इफेक्ट होगा एक्सपेंशन पे। तो मतलब आंसर क्या हुआ कि ऑल लेंथ्स विल इंक्रीज। अगर हम इसको जूम कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं, तो सारी लेंथ्स ही बढ़ेंगी ना। पिछले फिगर में बच्चों आप पुराना फिगर ले लो, और जो जो मैंने जूम करके बनाया फिगर, लेट से, तो ये जो फिगर जूम हुआ इसमें सारी लेंथ्स ही बढ़ गई ना पहले से। ए बी जितना था उससे बढ़ गया, बी सी बढ़ गया, सी डी भी बढ़ गया,
एंड सो ऑन। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, जैसे आप में से सोचो, जैसे आप में से जो काफी लोगों का आंसर आया था कि बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपको? सर अभी सही आने लगी है सर, पहले मतलब कट रही थी सर। अभी जब आपने पूछा तो सही आ रही थी सर। ठीक है, मुझे अगर आवाज में कुछ प्रॉब्लम हुई तो जैसे आपने पहले बच्चों जो आंसर किया था, आप में से कुछ लोगों ने कि ए बी बढ़ेगा या बी सी बढ़ेगा या सी डी बढ़ेगा, क्या होगा? मतलब आप में से कुछ लोगों ने आंसर किया था पहले कि ए बी सी डी और ई एफ बढ़ जाएगा। तो हमें ना सोच के ऐसा लगता है, मतलब जो कई बार हम सोचते हैं कि हमें लगता है कि हाँ, कि ए बी बढ़ना चाहिए तो इसके लिए बी सी को छोटा होना चाहिए, है ना? तो ऐसा तो यहाँ हो ही नहीं रहा, यहाँ तो सब कुछ ही बढ़ रहा है। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई। ठीक है, तो इट इज नॉट अबाउट कि एक्सपेंशन एक तरफ को हो रही है, आउटवर्ड हो रही है या इनवर्ड हो रही है। जितनी भी पॉइंट्स हैं सबको, उन सबके बीच में सेपरेशन बढ़नी है, एक्सपेंशन तो हर जगह ही होनी है ना। तो ए बी भी बड़ा हो गया, बी सी भी बड़ा हो गया। मतलब आप ऐसे सोचो, चलो मैं मुझे रेड से ना डिस्टेंसेस मार्क करता हूँ। ये देखो, ये ए बी है, ये ब्लू बी सी है, ये ओरिजिनल लेंस है। अब मैंने इसको जूम किया तो देखो क्या हुआ, ए बी जितना उसकी पहली लेंथ थी उससे बढ़ गया, बी सी भी जो उसकी पहले लेंथ थी उससे बढ़ गया। यस, होल शीट विल एक्सपैंड। शीट का कोई पर्टिकुलर पोर्शन नहीं एक्सपैंड करेगा, सारा कुछ एक्सपैंड करेगा। हाँ, जो शीट के अंदर एयर है वो, ऑल तो हमें कुछ ज्ञान नहीं हुआ कि एयर है, वैक्यूम है, क्या है, तो उसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते कि वो वहां पे क्या होगा। अगर मान लो एयर होती तो यस, एयर के मॉलिक्यूल्स में भी एक्सपेंशन आती, बट हम तब ये नहीं बता सकते थे कि वो सेम आती कि नहीं, और उससे फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब ये शीट तो ऐसे ही एक्सपैंड होएगी इस तरह, मतलब सारा कुछ उसका। ये बात बच्चों क्लियर हुई? अच्छा, एक बच्चों मेरे पास अभी क्वेश्चन आया कि क्या ये सारी लेंस इक्वल अमाउंट से बढ़ेंगी? मुझे सोच के बताओ बच्चों, क्या जितना ए बी बढ़ेगा उतना ही बी सी बढ़ रहा है? नहीं बच्चों, फ्रैक्शनल चेंज सेम होगा।
भाई AB की ओरिजिनल लेंथ मान लो L1 है, तो आपका ऐसा बनेगा ना, देखो कि डेल्टा AB अपॉन AB इज अल्फा डेल्टा T। नहीं 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 हरसिमरन, आप गलत सोच रहे हो, मटेरियल तो सेम ही है। बी और सी पॉइंट्स भी तो मेटल पे ही लाई कर रहे हैं ना। तो कोई भी दो पॉइंट्स में कितना चेंज आया वो इस रिलेशन से निकलेगा कि डेल्टा एल बाय एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो आप बच्चों ये बात समझ सकते हो कि ये फ्रैक्शनल चेंज के जो एक्सप्रेशंस हैं ये तो सबके सेम है, बट हम ये तो नहीं कह सकते ना कि डेल्टा ए बी इज इक्वल टू डेल्टा बी सी, क्योंकि वो तो ए बी और बी सी पे डिपेंड करेगा। इजंट इट सृष्टि, परविंदर, ये बात समझ आई? तो सर डेल्टा ए बी बाई ए बी डेल्टा बी सी बाई बी सी के इक्वल होगा। हाँ, मत इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ए बी डबल हो रहा है तो बी सी भी डबल होगा, राइट? बट हम ये नहीं कह सकते कि अगर ए बी की लेंथ 1 सेंटीमीटर से बड़ी है तो बी सी की भी 1 से बड़ी है। इन दो बातों में फर्क समझ रहे हो ना? जितने टाइम्स चेंज आएगा वो सेम होगा। तो ये एक पॉइंट लिख लो, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख लो कि जो एक्सपेंशन है दैट इज सिमिलर टू zooming in a photo। ठीक है, इससे हमेशा याद रहेगा कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, बस ऐसे सोचो कि वो फोटो जूम हो गई तो क्या होगा। अगला लिखो बच्चों, एक्सपैंड एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो हम देखते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन कहाँ कहाँ अप्लाई की जा सकती है। सबसे पहले तो हम डेंसिटी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो इन द केस ऑफ डेंसिटी बच्चों हमें पता है कि किसी भी बॉडी का मास तो कांस्टेंट ही रहता है। तो क्या बन जाएगा, अगर किसी भी इंस्टेंट पे जो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है वो होना चाहिए जो इनिशियल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है, राइट? तो किसी भी इंस्टेंट पे जो डेंसिटी बन गई वो क्या बन गई, रो नॉट वी नॉट बाय वी।
यहां बच्चों V क्या है? फाइनल वॉल्यूम। V नॉट क्या है? इनिशियल वॉल्यूम। तो जैसे बच्चों हमने ऊपर लिखा था, कैन आई राइट V एज V नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी? फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो इसी तरीके से आएगा ना? तो डेंसिटी का क्या एक्सप्रेशन बन गया? रो इज रो नॉट ओवर 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो जो इस एक्सप्रेशन से हम चेंज इन डेंसिटी बता सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है बच्चों बॉइंट फोर्स। तो वैसे ये हमारे सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स वाले चैप्टर में आएगा कि जैसे जब लिक्विड के अंदर कोई बॉडी सबमर्ज्ड होती है, जैसे कोई भी बॉडी सबमर्ज्ड मान लो, तो बच्चों ये फॉर्मूला तो मान लो अभी हम पढ़ेंगे। मैं अभी एक बार लिख देता हूँ कि ये जो होता है, ये होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी। सॉलिड है जो अंदर हमने डाला हुआ है, लिक्विड तो ऑब्वियसली है ही। तो बच्चों मुझे ध्यान से सोच के बताओ कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या बन जाएगी बॉइंट फोर्स? नई बॉइंट फोर्स क्या बन जाएगी? नहीं नहीं, देखो बच्चों एक बात समझो। सॉलिड क्यों ये जो फॉर्मूला में डेंसिटी लिक्विड की है, वॉल्यूम सॉलिड का है, दोनों का गामा अलग अलग है ना? उसके हिसाब से सोचो, करो ट्राई।
मतलब बच्चों आप दोनों के गामा अलग अलग मान के उसकी टर्म्स में लिखो। तो देखो क्या बन जाएगा, डेंसिटी वाला बन जाएगा रो एल अपॉन 1 + गामा एल डेल्टा टी, है ना। वॉल्यूम वाला बन जाएगा वी एस, ये बच्चों बहुत ध्यान रखना है कि दोनों के गामा अलग अलग आएंगे, इंटू जी। ये क्या बन गया, ये बन गया एफ बी इंटू करेक्ट। तो अब बच्चों आप इसको देख के क्या बता सकते हो कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉइंट फोर्स बढ़ेगी या कम होएगी। ये मैंने किया क्या है, मैंने तो सिंपली बस डेंसिटी के ऊपर डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा दिया, वॉल्यूम के ऊपर वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा दिया। बस ये ध्यान रखा है कि डेंसिटी लिक्विड की है तो इसके ऊपर गामा लिक्विड ही आएगा उसमें, और जो वॉल्यूम है वो सॉलिड का है तो उसके ऊपर जो गामा आएगा वो सॉलिड का ही आएगा। हाँ, डेंसिटी सॉलिड लिक्विड दोनों की चेंज होती है। तो यहां बच्चों हम बता नहीं सकते, ठीक है, इस केस में डिपेंड करेगा, दोनों के गामास पे डिपेंड करेगा। अगर तो गामा एस ग्रेटर देन गामा एल है तो बॉइंट फोर्स बढ़ जाएगी, अगर गामा एस कम है तो बॉइंट फोर्स कम हो जाएगी, राइट। तो वो डिपेंड करेगा। समझ गए बच्चों। ओके, नेक्स्ट बच्चों जैसे टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम होता है,
तो ये देखो बच्चों हम कैसे निकालते हैं। सी पेंडुलम का टाइम पीरियड एल रेज टू पावर हाफ पे डिपेंड करता है, ये तो सबको पता है ना। अच्छा अब बच्चों अपना एरर्स वाला मेथड लगाओ जो अभी आपने सीखा है। एरर्स में आप ऐसे लिखते थे ना कि डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एल बाई एल। तो अब डेल्टा एल बाय एल क्या बन गया? अल्फा डेल्टा टी। तो आपके पास ये रिलेशन आ गया कि डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा टी। राइट बच्चों, ये क्लियर हो गया सबको? ओके तो बच्चों एक आइसोट्रोपिक मटेरियल में अल्फा बीटा और गामा में क्या रिलेशन होता है? 6 अल्फा इज इक्वल टू 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा। ठीक है, इसका मैं आपको एक केस करके दिखा देता हूं कि ये कैसे आया रिलेशन। जैसे मान लो ये कोई शीट है, ठीक है, इसका एरिया क्या हो गया एल इन टू बी। इस पे हम एरर्स वाला लगाए हम अगर, तो क्या बन गया डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा बी बाय बी। राइट, अब डेल्टा एल बाय एल क्या है? अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा बी बाय बी क्या है? बीटा डेल्टा टी। और इधर से डेल्टा ए बाय ए क्या है? सॉरी, डेल्टा बी बाय बी भी बच्चों, बी भी तो स्मॉल बी भी तो लेंथ ही है ना, तो वो भी अल्फा डेल्टा टी आएगा। और लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा? बीटा डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कट गया आपका, तो आप देख सकते हो यू गेट की बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। तो ये ऐसे अगर आप 3 में ले लोगे तो आपके पास तीनों में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर हो गई? अल्फा बीटा गामा का रिलेशन।
अरमीन क्लियर है? गुनीत? ओके बच्चों, इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है वेसल इन अ लिक्विड। उल्टा बच्चों, लिक्विड इन अ वेसल। तो जो ऐसे मान लो कोई वेसल है, इसके अंदर कुछ हाइट तक एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। वेसल का सर गामा कुछ और होगा, गामा सॉलिड। लिक्विड सर का गामा कुछ और होगा, गामा लिक्विड। सर एरिया ए मान लेते हैं वेसल का, सर और जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम वी हो गया, जो कि हम समझ सकते हैं कि ए इंटू एच ही हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये जो गामा एस होगा बच्चों, दिस विल बी इक्वल टू 3 अल्फा एस, और ये इक्वल टू 3 अल्फा एल होगा, अगेन अज्यूमिंग कि आइसोट्रोपिक ही है, तो जो ऊपर वाला रिजल्ट है वो वैलिड हो गया, है ना। आ गया समझ बच्चों? तो बच्चों यहां पर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, गामा एपरेंट। गामा एपरेंट हो जाता है गामा ऑफ लिक्विड। ये किसका गामा एपरेंट है? दिस इज गामा एपरेंट ऑफ लिक्विड, और ये बन जाता है गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये कंसेप्ट बच्चों हमें क्यों लेके आना पड़ रहा है? क्योंकि व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इस सिचुएशन में जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा कि जो लिक्विड है वो भी एक्सपैंड करेगा, एंड जो वेसल है वो भी एक्सपैंड करेगा, इजंट इट? तो अगर लिक्विड और वेसल दोनों एक्सपैंड करेंगे तो लिक्विड का जितना वॉल्यूम असली में बड़ा है एंड जितना वॉल्यूम हमारे को दिखेगा कि बड़ा है, उनमें फर्क होगा। ये सोचो ध्यान से। मैं बच्चों 2 मिनट में आ रहा हूं।
हाँ बच्चों, तो मैं आपको कह रहा था कि क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों का गामा अलग है, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि रादर ऐसा होगा कि लिक्विड असली में जितना एक्सपैंड हुआ होगा और आपको जितना लगेगा उसमें फर्क हो सकता है ना। फॉर दैट मैटर, मान लो बच्चों लिक्विड टॉप तक भरा हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे सोचो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 1 मिनट के लिए मान लो कि लिक्विड टॉप तक भरा हुआ है, तो फिर अगर मान लो ऐसा है कि दोनों का गामा सेम है, सॉलिड और लिक्विड का, तो क्या होगा बताओ मुझे। लिक्विड टॉप तक भरा हुआ है और दोनों का गामा सेम है, तो फिर क्या होगा बच्चों। हमें ऐसा लगेगा कि भाई भाई पहले भी लिक्विड पूरा वेसल के टॉप तक भरा हुआ था, बाद में भी टॉप तक भरा हुआ है, लेकिन फर्क क्या पड़ा है कि दोनों का ही वॉल्यूम बढ़ गया, है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। मतलब अगर अगर हम बात करें कि क्या वॉल्यूम बढ़ गया लिक्विड का, यस बढ़ गया, बट देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि सेम ही है। हमें पहले भी ये लग रहा था कि टॉप तक भरा हुआ है, बाद में भी ये लग रहा था कि टॉप तक भरा हुआ है। इन दो बातों में फर्क समझते हो बच्चों। राइट, तो जो बच्चों एपरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम है, मतलब जो कि हमें लग रहा है कितना वॉल्यूम बढ़ा है, वो होता है गामा एपरेंट इंटू वी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, विच इज ऑफ कोर्स गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड इंटू वी इंटू डेल्टा टी। तो वही बात बच्चों कि अगर दोनों का गामा सेम है, तो हमें देखने में ऐसा लगेगा कि वॉल्यूम में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, देखने में। ठीक है, अब बच्चों अगर ये तो बात हुई वॉल्यूम की, अब अगर हमें ये बात करनी हो कि लिक्विड की हाइट में क्या चेंज आएगा, ये बात समझो, दो अलग बातें हैं, हाइट एंड वॉल्यूम आर टू सेपरेट थिंग्स, है ना। तो इफ वी वांट टू फाइंड कि व्हाट इज द apparent इंक्रीज इन हाइट और लेवल ऑफ द लिक्विड, तो ये कैसे निकलेगा बच्चों मुझे बताओ।
मुझे बच्चों ये बताओ कि हाइट में चेंज लग किस कारण से रहा होगा? मतलब अगर मैं आपको यही पूछूं कि भाई बाद में लिक्विड की हाइट क्या होगी? मतलब फाइनल हाइट एच डैश है लिक्विड की, फाइनल वॉल्यूम है वी डैश, जो एरिया ऑफ वेसल है फाइनल वो हो गया ए डैश, है ना? तो ये वी डैश क्या बन गया? ए डैश इंटू एच डैश। अब वी डैश है क्या? वी इंटू वन प्लस गामा एल डेल्टा टी। अब ध्यान रखना बच्चों, ए डैश क्या है बताओ मुझे? ए इंटू वन प्लस बीटा एस डेल्टा टी, isn't it? इंटू एच डैश। तो एच डैश क्या बन गया? v बाई ए इंटू वन प्लस गामा एल डेल्टा टी ओवर वन प्लस बीटा एस डेल्टा टी। अब v बाई ए है क्या? ऊपर से देखो h, तो दिस क्वांटिटी इज h, तो ये बन गया h इंटू वन प्लस गामा एल डेल्टा टी ओवर वन प्लस बीटा एस डेल्टा टी। तो ये हाइट का एक्सप्रेशन बना बच्चों। अगर इसको जो मैं अल्फा की टर्म्स में लिख लूं तो ये क्या बन गया? h इंटू वन प्लस थ्री अल्फा एल डेल्टा टी अपॉन वन प्लस टू अल्फा एस डेल्टा टी। और अगर अब बच्चों हम यहां से बात करें चेंज इन हाइट की, वो बन गया एच डैश माइनस एच। तो वो जो एच कॉमन लो, ये इस तरह से बन गया। डायरेक्टली क्या गुरुप्रवल क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली बताओ?
हाँ गुड नंबर, क्या कर रहे थे, कैसे डायरेक्टली कैसे लिखें इसको? हाँ, अभी इसके अगले स्टेप पे हमें बाइनोमियल लगानी पड़ेगी। तो ये मतलब बच्चों सिर्फ मेडिकल अगर नहीं भी समझ आए कोई चक्कर नहीं है, हमें मतलब फाइनल जो रिजल्ट आएगा उसी में इंटरेस्ट है। बेसिकली ऐसा हो जाता है ये, ऊपर जाके इस तरह बन जाता है। गुड, अभी क्लियर हो जाएगा देखो। इससे बच्चों क्या होगा कि हम ना जो अल्फा स्क्वायर वाली टर्म्स हैं उनको निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि अल्फा ही बहुत छोटा होता है। मतलब तो जो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा वाली जो भी टर्म्स है उनको हम निग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ही छोटा बन जाएगा। तो बताओ ये क्या बन गया देखो। तो ये जो बन गया आप देखो, ये बन गया h इंटू 3 अल्फा l माइनस 2 अल्फा s डेल्टा t बन गया। मतलब कि अगर आप देखो, गामा लिक्विड माइनस बीटा सॉलिड डेल्टा टी। तो बच्चों इसको ऐसे भी सोच सकते थे कि ये जो सेकेंड लास्ट स्टेप है, कि यहाँ पे एक तरह से ये टर्म को निग्लेक्ट कर दिया 2 अल्फा s डेल्टा टी को। तो बच्चों मतलब बहुत ध्यान से जो बात समझनी है आपको वो ये है कि हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं। एक है चेंज इन वॉल्यूम वाला, इसके अंदर फॉर्मूला में क्या यूज हो रहा है, गामा एल माइनस गामा एस इंटू बी इंटू डेल्टा टी। ठीक है। और एक फॉर्मूला है चेंज इन हाइट वाला, इसमें क्या यूज हो रहा है, गामा लिक्विड माइनस बीटा सॉलिड इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? हाँ बच्चों बोलो, ये क्लियर हुई बात? हाँ, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला, ये बॉक्सेस और कुछ नहीं चाहिए आपको। बच्चों इनफैक्ट यहाँ पर भी ना, जब हम इसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे तो ये यही बन जाएगा कि h इंटू
मतलब वो सिमिलर ही हो गया ना जो हमने नीचे निकाला। गुलकनवल ये बात क्लियर हो गई कि हम सेम क्यों नहीं यूज कर सकते थे? मतलब सीधा अल्फा डेल्टा टी क्यों नहीं यूज हुआ? क्योंकि जो लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है वो तो उसके गामा के हिसाब से कर रहा है, लेकिन जो उसका बेस एक्सपैंड कर रहा है वो सॉलिड के हिसाब से कर रहा है। मतलब इमेजिन दिस वे कि एक केस में हमने लिक्विड को ऐसे कंटेनर में डाला हुआ है जो खुद एक्सपैंड ही ना करे, तब लिक्विड की हाइट में जो चेंज आएगा। और दूसरे केस में, हाँ हो गया ना क्लियर? तो बच्चों मतलब ये ना देखने में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं बहुत कुछ डरावना है। आपको तो सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि जब तो वॉल्यूम की बात हो रही है तो आपने गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड यूज करना है। जब हाइट की बात हो रही है तो आपने गामा लिक्विड माइनस बीटा सॉलिड यूज करना है, राइट? हो गई बात क्लियर बच्चों? ओके, तो बच्चों आपने अब होमवर्क में एक्सरसाइज 01 का ए और बी पार्ट कंप्लीट करना है, ठीक है? ये जस्ट इन केस लर्निस्ट पे नहीं डला हुआ तो मैं अभी के अभी डलवा दूंगा इसको, ठीक है? तो प्लीज डू दिस, ओके? मयंक ले लो स्नैपशॉट, कहाँ से लेना है बता दो मुझे। चलो ठीक है बच्चों, ओके बाय। ये यहाँ से शुरू किया था मयंक हमने। सर हो गया ये। नेक्स्ट। क्या कह रहे हो? सर ये खींच लिया मैंने स्क्रीनशॉट। मतलब और भी चाहिए, क्या कह रहे थे? सर अगला कर लो। हाँ एक सेकंड। हो गया डन सर। सर ये खींच लिया। सर अगला कर दो। करो नेक्स्ट मयंक। यस सर। सर स्क्रीन रुकी हुई है।
सर थोड़ा ऊपर करना। एक्सक्यूज मी सर। सर ऊपर थोड़ा और। चलो ओके बाय बच्चों। मयंक हो गया ना आपका? यस सर। सर इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज देना ग्रुप में। हाँ मैं रिकॉर्डिंग भी भेज दूँ।